नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे अफगानिस्तान में तालिबान की वर्तमान प्रगति, समुद्री सुरक्षा और भारत, समृद्धि, विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था तथा संदलित आनुवांशिक रूप से संशोधित सोयाबीन पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आलेख आपके समक्ष हैं। इन्हें पेज नंबर 1 और पेज नंबर 12 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसके साथ ही हम पेज नंबर 15 और पेज नंबर 17 पर दिए गए कुछ अन्य आलेखों की भी चर्चा करेंगे, जिसे हम आईआर से ही जोड़कर देख सकते हैं। ये सभी आलेख संबंधित हैं अफगानिस्तान में तालिबान की वर्तमान प्रगति और भारत के समक्ष विकल्पों से। हमारे द्वारा लगातार कई दिनों से इस बात पे चर्चा की जा रही है। कल के डीएनए यानी 13 अगस्त 2021 के डीएनए में भी इसके संदर्भ में हमने चर्चा की थी, जिसे आप देख सकते हैं। हाल में अफगानिस्तान लगातार खबरों में बना हुआ है, क्योंकि वहां पे तालिबान के द्वारा बेहद तेजी से अपने नियंत्रण को स्थापित किया जा रहा है। मुख्य रूप से अमेरिका द्वारा सैन्य वापसी किए जाने के बाद 1 मई के बाद से उसके द्वारा अधिक से अधिक क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल किया गया है और सूचना के अनुसार अब तक तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान की 34 प्रांतीय राजधानियों में से 17 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर लिया गया है। इसमें कंधार और हेरात जैसे शहर भी शामिल हैं, जो देश के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शहर हैं। अब यह खतरा मंडरा रहा है। आने वाले कुछ समय में तालिबान काबुल पर भी अपने कब्जे को जमा सकता है। अप्रैल के बाद से ही जिस प्रकार से तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान के विविध क्षेत्रों में अपने कब्जे को जमाया गया है, उसे आप इस मानचित्र के माध्यम से भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, जिसके तहत लाल रंग में तालिबान द्वारा अधिग्रहित किए गए क्षेत्रों को दर्शाया गया है, नीले रंग में सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रों को दर्शाया गया है और शेष में आप उन क्षेत्रों को देख सकते हैं जहां पर लड़ाई अभी भी जारी है। आंकड़ों के अनुसार 1 मई से लेकर अब तक तालिबान के द्वारा 60% क्षेत्र पर नियंत्रण किया जा चुका है और अफगानिस्तान के 421 जिलों में से वर्तमान में तालिबान का 242 पर नियंत्रण हो चुका है। वहीं दूसरी ओर सरकार वर्तमान में मात्र 65 जिलों पर ही नियंत्रण कर रही है और अधिकांश जिलों में लड़ाई अभी भी जारी है। वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अंतरराष्ट्रीय अखबारों का यह अनुमान है कि तालिबान आने वाले 90 दिनों में काबुल पर भी नियंत्रण कर सकता है और इस प्रकार से 1996 से 2001 के काल में जिस प्रकार से तालिबान की सत्ता देखी गई थी, उसी प्रकार से अफगानिस्तान में 20 साल के बाद फिर से तालिबान वापस आ सकता है। तालिबान ने हाल में अफगानिस्तान में जिस प्रकार से अचानक और नाटकीय रूप में बढ़त हासिल की है, उसके पीछे कई कारणों की चर्चा की जा सकती है। बढ़त के कारकों के रूप में सबसे पहला कारक ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी के नेतृत्व में अफगानिस्तान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों के पास अभी भी प्रशिक्षण, गोला बारूद, आपूर्ति और सबसे ज्यादा एक सुसज्जित वायुसेना की कमी है, जिसके चलते तालिबान लगातार उन पर भारी पड़ रहा है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अफगान सुरक्षा बलों को अमेरिका के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था, किंतु अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान से हटने की स्थिति में सुरक्षा बलों का मनोबल भी एकदम से गिरता हुआ सा नजर आ रहा है। हमें यह भी समझना होगा कि किस प्रकार से अमेरिका ने अपनी सैन्य वापसी को जिस तेजी से किया है, वह भी इस प्रकार की तालिबान की बढ़त को आगे बढ़ावा देने में काफी बड़ा कारक है, क्योंकि अमेरिका द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि वह सितंबर तक अपने को वापस करेगा, किंतु हाल में जिस तरीके से वह वापस गया है, वह उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से घटित हुआ है। मुख्य रूप से अमेरिका के द्वारा सबसे बड़े बगराम एयरबेस से जिस प्रकार से हटा गया, वह व्यवहारिक रूप से रातों रात घटित हुआ था और ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि अमेरिकी कमांडो ने अफगान बलों को इसे सौंपने तक का इंतजार नहीं किया और बगराम एयरबेस को छोड़ सा दिया था। तालिबान द्वारा वृद्धि लिए जाने का एक महत्वपूर्ण कारक यह भी है कि तालिबान ने जिस तेजी से अधिग्रहण किया है, उसके अनुपात में जो स्थानीय सरकारें हैं, सरदार हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने उस रूप में प्रतिरोध नहीं किया है।
या तो उन्होंने तालिबान के साथ सौदा कर लिया या फिर उन्होंने तालिबान मिलिशिया के आने से पहले ही चुपचाप उस क्षेत्र को छोड़ दिया है। हमें यह भी समझना होगा कि तालिबान सरकार और अन्य जिम्मेदार तत्वों के विपरीत कार्य करने वाला एक संगठन है, जिसके तहत उसने अमेरिका से वार्ता करते समय कुछ वादे किए थे, किंतु अब वह लगातार उन वादों को तोड़ने की दिशा में कार्य कर रहा है। मुख्य रूप से दोहा में अपने वार्ताकारों के माध्यम से उसने कुछ और बात कही थी और जमीन पर उसके संदर्भ में कुछ और ही बात देखने में आ रही है। इसके चलते फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के मध्य जो समझौता हुआ था, उसमें इस बात पर सहमति बनी थी कि तालिबान द्वारा युद्ध विराम पर कार्य किया जाएगा, साथ ही साथ वह अन्य प्रकार के आतंकवादी संगठनों से भी अपने को दूर रखेगा। इसमें अलकायदा, आईएस और लश्कर तैयबा जैसे समूहों के साथ वह संबंध काट के रखेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि अफगान सरकार द्वारा जो तालिबान युद्ध बंदियों को छोड़ा जाएगा वह फिर से युद्ध में शामिल नहीं होंगे। साथ ही साथ उसके द्वारा अफगान सरकार से वार्ता आयोजित किए जाने के संदर्भ में भी प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी। हालांकि हाल में वह इन सभी वादों से पीछे हटता नजर आ रहा है। वर्तमान में उसके द्वारा एकमात्र प्रतिबद्धता ये देखी जा रही है कि तालिबान द्वारा अमेरिकी सैनिक और नागरिकों पर हमला नहीं किया गया है, किंतु यह भी अब एक वक्त की ही बात रखती है, क्योंकि अमेरिका के वापस जाने की स्थिति में ऐसा देखने में आ सकता है। यही कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इसको लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अभी हाल में ही संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ये घोषणा की गई कि वह अफगानिस्तान से अपने शेष 3000 कर्मियों को निकालने के लिए 3000 अतिरिक्त सैनिकों को भेजने जा रहा है। यानी अब तालिबान पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भी भरोसा नहीं किया जा रहा है और इसी के चलते भविष्य में उसके द्वारा किस प्रकार से कार्यवाही की जाएगी, इसको लेकर चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। यही कारण है कि अब भारत भी इसको लेकर काफी चिंतित है। विशेष रूप से पिछले 1 साल से इसके संदर्भ में भारत द्वारा कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि अब भारत को यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका के पीछे हटने की स्थिति में अब भारत को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किए जाने की आवश्यकता है। यही कारण है कि अप्रैल 2020 के बाद से ही सरकार द्वारा अफगानिस्तान में अपनी कूटनीतिक उपस्थिति को भी लगातार कम किया गया है। जैसे कि अप्रैल 2020 में सरकार द्वारा हेरात और जलालाबाद के अपने मिशन के सभी भारतीय कर्मचारियों को भारत वापस बुला लिया गया और वहां के वाणिज्य दूतावास को भी बंद कर दिया गया था। यूं तो इसका प्रत्यक्ष कारण कोरोना को बताया गया था, किंतु इसके संदर्भ में सुरक्षा व्यवस्था भी एक बड़ी चिंता थी। अब इसी के संदर्भ में और भी कार्रवाइयां की गई हैं, जिसके तहत 10 जुलाई को सरकार ने कंधार वाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया और अगस्त में मजार शरीफ वाणिज्य दूतावास को भी बंद कर दिया है। इसके अलावा दूतावास के माध्यम से यह भी सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे जल्दी ही अफगानिस्तान को छोड़ दें। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत अफगानिस्तान में सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति पर नजर रख रहा है और उनकी भारत यात्रा की सुविधा प्रदान करने को तैयार है। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि तालिबान से जो खतरा है वह न केवल अल्पसंख्यकों को है, अपितु उनके विरोधी अफगानों को भी खतरा हो सकता है। किंतु विदेश मंत्रालय द्वारा क्या ऐसे अफगानों को शरण दी जाएगी, इसको लेकर अभी तक कोई स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। यदि हम इतिहास के बारे में बात करें तो 1990 के दशक से कई अफगानों को भारत द्वारा शरण दी गई थी। इसमें पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई के अलावा शांति वार्ताकार अब्दुल्ला और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और उनके परिवारों को भी भारत द्वारा शरण दी गई थी। किंतु वर्तमान में भारत इस प्रकार की नीति को अपनाएगा, इसको स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार ने हाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम आदि पर ज्यादा बल दिया है, जिसके माध्यम से गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को शरण दिए जाने के संदर्भ में नीति को अधिक बढ़ाया गया है। हमें यह भी समझना होगा कि यदि तालिबान भविष्य में सत्ता पर वापस आ सकता है तो इसके अनेक संभावित प्रभाव देखे जा सकते हैं। जैसे कि तालिबान शासन ने जिस प्रकार से 1996 से 2001 के काल में क्रूरता दर्शाई थी, उसको दोबारा से देखा जा सकता है। विशेष रूप से महिलाओं और अल्पसंख्यकों के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया था, वह भी दोबारा किया जा
जा सकता है। हमें यह भी समझना होगा कि पूर्व में तालिबान को कई देशों के द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी। इसके चलते वर्तमान तालिबान के शासन में भी जो उसके अंतर्राष्ट्रीय साझेदार होंगे वह भी कम होंगे, जिससे अफगानिस्तान का विकास और लोकतंत्र दोनों ही समाप्त हो सकते हैं। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि किस प्रकार से वर्तमान में तालिबान विविध प्रकार के आतंकवादी संगठनों से किसी न किसी रूप में सहायता ले रहा है, जिसमें लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद आदि संगठन काफी महत्वपूर्ण हैं। ये मूल रूप से भारत विरोधी समूह हैं और यदि तालिबान द्वारा इनका साथ लगातार रखा जाता है तो आगे चलकर ये अफगानिस्तान में अपने ठिकानों को और मजबूत बना सकते हैं, जिससे भविष्य में अफगानिस्तान की धरती का प्रयोग भारत के खिलाफ हमले के लिए किया जा सकता है। यहाँ पे हमें सत्ता में तालिबान की भागीदारी के साथ ही पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती को भी ध्यान में रखना होगा, जिसके चलते पाकिस्तान द्वारा उसको निरंतरता के आधार पर सैन्य और खुफिया सहायता दी जा रही है, जिसके चलते अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही क्षेत्रों में भारत के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इसके चलते भारत वर्तमान में जो अफगानिस्तान से व्यापार किए जाने के संदर्भ में चाबहार बंदरगाह के प्रयोग का मार्ग खोज रहा था, अब वह भी अप्रासंगिक सा हो सकता है, क्योंकि यदि तालिबान और पाकिस्तान के मध्य संबंध प्रगाढ़ होंगे तो इसके तहत मुख्य रूप से तालिबान के द्वारा कराची और ग्वादर बंदरगाहों का प्रयोग किया जाएगा और चाबहार बंदरगाह की प्रासंगिकता को समाप्त किया जा सकता है। भारत द्वारा हाल के वर्षों में अफगानिस्तान में जो अवसंरचना में निवेश किए गए हैं वह भी खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि तालिबान ने भारत द्वारा विकसित कई अवसंरचनाओं को समाप्त किए जाने की भी धमकी दी है। इसमें जारंज दिलाराम हाईवे के साथ ही सलमा डैम और अन्य प्रकार की अवसंरचनाएं भी खतरे में पड़ सकती हैं। सबसे ज्यादा तालिबान के प्रसार से अफगानिस्तान में कट्टरपंथ बढ़ेगा, जो भारत के पड़ोस में कट्टरपंथ को वृद्धि दिए जाने के साथ ही भारत के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकता है। तो इन सब को देखते हुए फिलहाल भारत के पास कौन कौन से विकल्प हैं, इसको भी हमें समझने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में हम 4 विकल्पों की चर्चा कर सकते हैं। पहले विकल्पों के तहत भारत अपने सिद्धांतों पर कायम रह सकता है और राजनीतिक रूप से मानवीय समर्थन के साथ अशरफ गनी सरकार का समर्थन करना जारी रख सकता है, लेकिन इस बात पे पूरी तरीके से कुछ नहीं कहा जा सकता कि जो वर्तमान में अफगान सरकार है वह कितने समय तक टिक पाएगी। इसके चलते भारत द्वारा केवल और केवल अशरफ गनी सरकार को समर्थन देना ही एक बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है। दूसरा विकल्प यह भी हो सकता है कि भारत अफगान सैन्य बलों को सैन्य सहायता और अन्य प्रकार की आपूर्ति देना जारी रखे और इसके तहत वह ईरानी मार्ग का प्रयोग कर सकता है। किंतु इस दूसरे विकल्प से तालिबान द्वारा भारत के प्रति प्रतिशोध की भावना से कार्य करने की आशंका है, क्योंकि यदि भारत सैन्य बलों को हथियार, गोला बारूद और हवाई शक्ति आदि के माध्यम से सहायता करेगा तो इससे तालिबान प्रतिक्रिया कर सकता है। भारत के समक्ष तीसरा विकल्प यह भी है कि भारत तालिबान के साथ अपने संपर्क को तेज करे और यह कोशिश करे कि तालिबान अफगान सरकार के साथ सत्ता में भागीदारी करने को तैयार हो जाए, किंतु ऐसा होना संभव नहीं लगता है और यह भी भारत के समक्ष विकल्पों को सीमित कर देता है। इसी के चलते कई विद्वानों का यह भी कहना है कि भारत को वर्तमान में वेट एंड वॉच यानी प्रतीक्षा करने और देखने की नीति पर कार्य करना चाहिए और जिस तरीके से गृह युद्ध देखा जा रहा है उसमें अंतिम परिणाम का इंतजार करना चाहिए कि इसमें अंत में कौन विजयी होता है। किंतु इस प्रकार की वेट एंड वॉच की नीति अंततः भारत के हितों को ही नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, क्योंकि वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार से अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर बहुत सारे क्षेत्रीय देश अपनी अपनी तरफ से भागीदारी कर रहे हैं। इसमें चीन, रूस के साथ ही ईरान आदि देशों की भी भूमिका देखी जा रही है। इसके तहत विविध प्रकार के क्षेत्रीय सम्मेलनों में भाग लिए जाने की प्रथाएं देखी जा रही हैं और यदि भारत अपनी तरफ से प्रयास न करके केवल वेट एंड वॉच की नीति को अपनाता है तो इससे भारत अफगानिस्तान के प्रश्न पर पीछे रह सकता है और आगे यदि कोई सरकार गठित होती है तो इससे भारत के विकल्प सीमित हो सकते हैं। इससे यह होगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय वार्ता में अप्रासंगिक हो सकता है
जो भारत के लिए चुनौतियां और बढ़ा सकता है। यही कारण है कि जब हम विकल्पों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जिसे आसान विकल्प कहा जा सके, क्योंकि अफगानिस्तान वर्तमान में एक ऐसे युद्ध के रूप में दिखाई दे रहा है जो कभी खत्म ना होने वाला युद्ध प्रतीत होता है। विशेषकर यह युद्ध और तब जटिल हो जाता है जब पाकिस्तान द्वारा तालिबान को आपूर्ति, सुरक्षित पनाहगाह और समर्थन दिया जा रहा है और दूसरी ओर रूस, चीन, ईरान जैसे देश भी तालिबान शासन के साथ शांति का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमेरिका जिस प्रकार से अफगानिस्तान से बाहर निकला है उससे भारत के लिए जटिलताएं काफी बढ़ गई हैं और विशेष रूप से भारत की पश्चिमी सीमा के लिए खतरा पैदा हो गए हैं। विशेष रूप से इसको हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि यह खतरा तब पैदा हुआ है जब अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी चुनौतियों का व्यापक रूप से सामना कर रहा है और इसके चलते भारत के समक्ष दो तरफा खतरे बढ़ गए हैं। एक तरफ तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता का सामना करने की चुनौती उसके समक्ष है और दूसरी तरफ पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान और तालिबान शासन उसके समक्ष चुनौती पैदा कर रहे हैं। यही कारण है कि भारत को अपने विकल्प काफी सोच समझ कर लिए जाने की आवश्यकता है और अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले काफी विचार विमर्श करने के पश्चात ही कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 12 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर और जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। यह संदर्भित है समुद्री सुरक्षा और भारत से। समुद्री सुरक्षा पर हमने इससे पहले 11 अगस्त 2021 और 10 अगस्त 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में भी चर्चा की है, जिसे आप देख सकते हैं। हाल ही में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करते हुए सामुद्रिक सुरक्षा पर एक खुली बहस का आयोजन किया गया और इसके माध्यम से समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ ही भारत ने 5 सिद्धांतों को भी सामने रखा है। हमें इस बात को समझना होगा कि किस प्रकार से भारत हिंद महासागर के केंद्र में है और इसी के चलते ही भारत का समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता होना बेहद प्रासंगिक है। हमें यह भी समझना होगा कि भारत हिंद महासागर के साथ होने वाले व्यापार से ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है और इसके संदर्भ में जो ऐतिहासिक संदर्भ हैं वह हमें प्राचीन काल से ही प्राप्त होते हैं। इसके तहत हम 15वीं शताब्दी में वास्को डी गामा द्वारा एक गुजराती नाविक की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर आने की बात को कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी हमें प्राचीन भारतीय सामुद्रिक संपर्कों के बहुत सारे उदाहरण प्राप्त होते हैं और अनेक विद्वानों के अनुसार तो जो अंग्रेजी शब्द नेविगेशन है वह संस्कृत शब्द नौगत से ही निकला है। इसी के चलते भारत मुक्त और खुले सामुद्रिक व्यापार को लगातार भारत की सभ्यता से जोड़कर देखता है, क्योंकि भारत का सामुद्रिक क्षेत्र में अन्य देशों के साथ संपर्क 4500 साल से जारी है। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल बंदरगाह का उदाहरण दे सकते हैं और इसमें गुजरात जैसे राज्यों का भी काफी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके तहत हम गुजरात क्षेत्र के कच्छ और काठियावाड़ का उदाहरण दे सकते हैं और साथ ही साथ हम मालाबार तट आदि का भी उदाहरण दे सकते हैं, जिनका अफ्रीका आदि क्षेत्रों से लंबे समय तक सामुद्रिक संपर्क रहा है। हमें इस बात के भी उदाहरण प्राप्त होते हैं कि किस तरीके से भारत से बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म के साथ ही इस्लाम धर्म भी जो दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ गया है वह भारत के सामुद्रिक मार्गों से ही देखा गया है। यही कारण है कि भारत लगातार सामुद्रिक सुरक्षा के संदर्भ में लगातार नए सिद्धांतों को देता रहा है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 2015 में दिया गया सागर सिद्धांत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का दृष्टिकोण सामने रखा गया है। यानी भारत क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देते हुए इसको सभी के लिए सुनिश्चित किए जाने की बात करता है। इसके तहत भारत लगातार इस बात पे बल देता रहा है कि किस प्रकार से सामुद्रिक संपर्क को सुनिश्चित करने वाले जो विविध प्रकार के सामुद्रिक मार्ग हैं, जिसे हम अंग्रेजी में सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में जानते हैं, इनको सुरक्षित बनाए जाने की आवश्यकता है और साथ ही साथ जो उच्च समुद्रों में मुक्त आवागमन व्यापार किया जाता है उसको भी सुरक्षित रूप से स्वतंत्रता पूर्वक किए जाने की आवश्यकता है। हमें यह भी समझना होगा कि दुनिया भर में 90% से जो अधिक व्यापार किया जाता है वह सामुद्रिक मार्ग से ही होता है, जिसका कोई अन्य विकल्प नहीं है और इसको स्वतंत्रता पूर्वक जारी रखे जाने की आवश्यकता है। हमने पहले भी इस प्रकार के लगातार उदाहरण देखे हैं कि यदि किसी भी प्रकार से सामुद्रिक मार्ग या
फिर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन में व्यवधान देखा जाता है तो इससे काफी हानि हो सकती है। जैसे कि इस साल के प्रारंभ में सुएज नहर में जब एक जहाज फंस गया तो इस तरीके की समस्याएं देखी गईं। इससे पहले भी 1956 में जब मिस्र देश के द्वारा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था तब भी इसी प्रकार का संकट देखा गया था। हमें यह भी समझना होगा कि वर्तमान में जो इंडो पैसिफिक का क्षेत्र है उसमें अनेक ऐसे चोक पॉइंट हैं जहां पे आवागमन के संदर्भ में काफी चौड़ा रास्ता नहीं है और इसमें यदि किसी भी प्रकार की बाधा देखी जाती है तो इससे सामुद्रिक सुरक्षा के संदर्भ में प्रश्न खड़े हो सकते हैं। इसमें हम मलक्का जल डमरू मध्य का उदाहरण दे सकते हैं, साथ ही साथ इसमें हम हरमुज जल डमरू मध्य का भी उदाहरण दे सकते हैं जिसमें आवागमन की स्वतंत्रता को बनाए रखे जाने की आवश्यकता है। हमें यह भी ध्यान देना होगा कि भारत ने समुद्री विवादों का निवारण किए जाने के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन किए जाने की बात कही है और खुद भारत इसका बेहतर उदाहरण है, जिसके द्वारा 2014 के परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द्वारा बांग्लादेश के पक्ष में दिए गए सामुद्रिक विवाद निर्णय को सम्मान पूर्वक स्वीकार किया गया था। इसके विपरीत दक्षिणी चीन सागर से जुड़ा हुआ 2016 में फिलीपींस के पक्ष में दिए गए निर्णय को चीन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, जो इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से सामुद्रिक विवादों का निवारण किए जाने के संदर्भ में भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन किया जाता है। वहीं दूसरी ओर चीन दक्षिणी चीन सागर के संदर्भ में लगातार आक्रामकता का प्रदर्शन कर रहा है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में समुद्री क्षेत्रों में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय खतरों के प्रति भी सहयोग को बढ़ाए जाने की काफी आवश्यकता है। इसमें हम समुद्री डाकुओं के खतरे के साथ ही चक्रवात, सुनामी, समुद्री पर्यावरण के साथ तेल रिसाव, प्लास्टिक प्रदूषण आदि का उदाहरण दे सकते हैं, जिस पर सहयोग के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। भारत द्वारा इस पर लगातार कार्य किया भी जा रहा है। जैसे कि 2004 में जब हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी देखी गई थी तब भारत द्वारा इंडोनेशिया जैसे देशों की सहायता की गई। इसके अलावा अगस्त 2020 में जब मॉरिशस तट पर तेल रिसाव की घटना देखी गई थी तब भी भारतीय वायुसेना द्वारा सहयोग किया गया था। भारत ने इसके संदर्भ में भारतीय कोस्ट गार्डों की क्षमता को भी काफी बढ़ाने के संदर्भ में प्रयासों को किया है। इसके लिए भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी किया गया है, जिसमें हिंद महासागर में सहयोग को बढ़ाए जाने के लिए एशिया में जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती का मुकाबला करने पर क्षेत्रीय सहयोग समझौता, जिसे शॉर्ट में रिकैप के रूप में जाना जाता है, इसमें भारत द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। रिकैप एशिया में जहाजों के खिलाफ होने वाली समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती का मुकाबला किए जाने के संदर्भ में एक क्षेत्रीय सहयोग समझौता है, जिसके संदर्भ में 16 क्षेत्रीय देशों के द्वारा बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है और भारत द्वारा भी इसके संदर्भ में काफी प्रयास किए गए हैं। हाल ही में भारत चीन द्वारा प्रारंभ किए गए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रति भी चिंताएं जाहिर लगातार करता रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से जिस तरीके से क्षेत्रीय पर्यावरण प्राथमिकताओं और राजकोषीय व्यवहारिकता को ध्यान में रखे बिना सहयोग किया जाता है, उससे अंततः राष्ट्र ऋणों के जाल में फंस जाते हैं और इसे चीन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के रूप में जाना जाता है। देशों को इस प्रकार से हानि ना हो, इसी के चलते भारत ने अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ सहयोग किया है और इसके संदर्भ में अवसंरचनात्मक विकास किए जाने के लिए ब्लू डॉट नेटवर्क का विकास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूएनएससी के सम्मेलन में भारत ने समुद्री विवादों का निवारण करने के लिए समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे अंग्रेजी में यूएन क्लॉज 1982 कहा जाता है, उसकी महत्ता को भी स्थापित किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सामुद्रिक विधि के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत का ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि इन सभी का पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा तो इससे न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की सुरक्षा को संबोधित किया जा सकता है, इससे अंततः भारत की सामरिक सुरक्षा, सामुद्रिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी, जिसे और आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 12 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे समृद्धि, विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था पर। भारत द्वारा 1991 में एलपीजी सुधारों को अपनाया गया था,
जिसके माध्यम से भारत ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा दिए जाने के साथ ही लाइसेंस राज, लाल फीताशाही और नियमों की जटिलता को सरल बनाने की दिशा में काफी कार्य किया है। इसके तहत सरकार और भारत लगातार ये कोशिश करता है कि हम सरकारी कंपनियों की तुलना में निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने के लिए प्रेरित करें और इसके तहत भारतीय अर्थव्यवस्था के जुड़ाव को विदेशी बाजारों से भी किया गया है। इस प्रकार से एलपीजी की नीति यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की भावना को समझने की और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है और इसको 1991 से लेकर अब तक लगभग 30 साल हो गए हैं। इस प्रकार की उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति का इन 30 सालों में किस प्रकार से आकलन किया जाना चाहिए, इसको लेकर लगातार बात की जा रही है। इसकी समीक्षा किए जाने के संदर्भ में वर्तमान एडिटोरियल में 3 महत्वपूर्ण मानकों के आधार पर इसका मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है। इसमें समृद्धि दर, चालू व्यापार घाटा और गरीबी उन्मूलन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आंकड़ों की यदि हम बात करें तो भारत ने 1991 में एलपीजी सुधारों को अपनाए जाने के बाद मुख्य रूप से 1992-93 से 2000-2001 के काल में जीडीपी में लगभग 6.2% की समृद्धि दर को देखा है। 2001-2 से 2010-11 के काल में यह समृद्धि दर लगभग 7.6% थी और 2011-12 से 2019-20 में यह 6.5% रही है। विशेष रूप से भारत ने 2005-6 से 2010-11 के काल में 8.7% जीडीपी समृद्धि दर को हासिल किया था, जो भारत की काफी सकारात्मक समृद्धि दर को दर्शाता है। इस प्रकार की समृद्धि को भारत ने 2008-9 की वैश्विक संकट और मंदी की स्थितियों के बावजूद हासिल किया था। हालांकि 2016 के बाद समृद्धि दर में गिरावट देखी गई है, जिसको निवारित किए जाने की आवश्यकता है। यदि हम दूसरे मानक के बारे में बात करें तो हमें इसके संदर्भ में व्यापार घाटे या फिर भुगतान संतुलन संकट की बात करनी होगी, जिसके संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि भारत में अब इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं रह गई हैं कि भारत 1991 के भुगतान संतुलन संकट का फिर से सामना कर सकता है, क्योंकि भारत द्वारा लगातार व्यापार घाटे को कम किया गया है और 2011-12 और 12-13 के अपवाद को छोड़ दें तो कभी भी भारत का चालू खाता घाटा 4% से अधिक नहीं देखा गया है। हाल में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी काफी अधिक वृद्धि देखी गई है, जो पिछले हफ्ते $621 बिलियन से अधिक देखा गया है। इसके संदर्भ में भारत ने न केवल उदार व्यापार नीतियों को अपनाया है, साथ ही साथ जो विनिमय दर आदि है उसको भी बाजार आधारित करने का प्रयास किया है और बाह्य संसाधनों और ऋणों के प्रवाह को भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, जिससे भारत के व्यापार को निश्चित रूप से लाभ मिला है। ऐसा अवश्य है कि भारत का कई देशों के साथ व्यापार घाटा है, किंतु भारत लगातार इसकी प्रतिपूर्ति सेवा क्षेत्र की वृद्धि से करने का प्रयास कर रहा है। यदि हम तीसरे मानक के बारे में बात करें तो भारत ने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भी काफी सफलतापूर्वक कार्य किया है और इसकी पुष्टि योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के आंकड़ों से होती है, जिसके तहत भारत ने किस तरीके से हाल के दशकों में गरीबी प्रतिशतता में लगातार कमी लाने का प्रयास किया है। आंकड़ों की हम बात करें तो भारत में गरीबी 1993-94 में 45.3% थी, 2004-5 में यह घट के 37.2% तक आई और 2011-12 में तो यह घट के 21.9% तक रह गई है। विशेष रूप से 2004-5 से 2011-12 के काल में हर साल हमने गरीबी जनसंख्या के अनुपात में लगभग 2.18% की कमी की है, जो काफी उत्साहजनक आंकड़ा है। गरीबी उन्मूलन के साथ ही भारत ने रोजगार को सृजित करने और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया है, जिसमें हम मनरेगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उदाहरण दे सकते हैं। हालांकि पिछले 2 सालों में कोरोना के चलते जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ा है, अनेक नवीन आंकड़े ये बताते हैं कि जो गरीबी घटने की प्रवृत्ति है उसमें हम एक प्रकार की नकारात्मकता देख रहे हैं और अनेक विशेषज्ञों के अनुसार हाल के वर्षों में ऐसा संभावित है कि भारत में गरीबी का विस्तार देखा जा सकता है। हालांकि इसके साथ ही हमें समृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार वृद्धि और गरीबी में कमी के बावजूद अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से भारत को बचत को बढ़ाने के साथ ही अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है,
क्योंकि 2010-11 से ही हम निवेश दर में कमी देख रहे हैं, जो काफी चिंता का विषय है। इसके अलावा भारत द्वारा एलपीजी सुधारों की दिशा में अपनाई गई नीति को उसी दिशा में आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है, जिसके तहत प्रतिस्पर्धा वाले वातावरण को बनाने के साथ ही कुशलता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भी कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत भारत द्वारा विशेष रूप से वित्तीय व्यवस्था, बैंकिंग, पावर सेक्टर और गवर्नेंस क्षेत्र में सुधार को किए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए भारत द्वारा केंद्र और राज्य दोनों द्वारा ही संयुक्त रूप से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हाल में कोरोना काल में जिस तरीके की महामारी देखी गई, उसके चलते यह आवश्यक हो गया है कि सरकारें सामाजिक क्षेत्र जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी सरकारी निवेश को काफी बढ़ाएं और विशेष रूप से कोरोना काल में तो इसे काफी प्रासंगिक माना जाता है। समृद्धि के साथ ही हमें यह भी कोशिश करनी होगी कि हम अर्थव्यवस्था में सुधार और उत्पादकता को बढ़ाने के साथ ही उसके समतामूलक वितरण पर भी ध्यान दें, जिसके तहत सरकारों के द्वारा सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाओं को लागू किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार से गरीबी उन्मूलन के साथ ही हम सामाजिक आर्थिक समावेशन को भी सुनिश्चित कर पाएंगे, जो भारत के विकास को समावेशी विकास के रूप में परिवर्तित कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 16 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। यह संदर्भित है संदलित आनुवांशिक रूप से संशोधित सोयाबीन से। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया है और इसके माध्यम से केंद्र सरकार ने संदलित यानी क्रश्ड यानी कुचले हुए आनुवांशिक रूप से संशोधित सोयाबीन के आयात को अनुमति दे दी है, जो पोल्ट्री फीड का एक महत्वपूर्ण घटक है। मुख्य रूप से यह जो संदलित यानी क्रश्ड आनुवांशिक रूप से संशोधित सोयाबीन होता है, इसको मुर्गे मुर्गियों आदि को खिलाया जाता है और उनमें इस प्रकार से प्रोटीन आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में हम ये लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से पोल्ट्री उद्योग पर काफी नकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं। इसके तहत कुछ उदाहरणों की भी चर्चा की जा सकती है, जैसे कि जनवरी 2020 में एक झूठी अफवाह फैली कि चिकन का मांस खाने से कोरोना वायरस हो सकता है, जिसके चलते चिकन की मांग में काफी कमी देखी गई थी। इसके एक साल बाद ही बर्ड फ्लू के मामले देखे गए, जिसके चलते पोल्ट्री के उत्पादों में कमी देखी गई, किंतु इसकी तुलना में जो चिकन्स को खिलाए जाने वाले फीड हैं यानी उनके भोजन हैं, उनकी कीमत में काफी वृद्धि देखी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 3 से 4 सालों में मुर्गे मुर्गी आदियों को जो खाना खिलाया जाता है, जिसमें सोया भोजन कराया जाता है, उसकी औसतन कीमत 34 से 36 रुपए प्रति किलोग्राम रही है, किंतु हाल में यह 96 रुपए किलोग्राम तक बढ़ गया है। इसी के चलते पोल्ट्री उत्पादकों का यह कहना था कि उन्हें इस प्रकार के सोया फीड को आयातित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसे अब केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। हालांकि हमें इसके संदर्भ में यह भी समझना होगा कि इस प्रकार के आनुवांशिक भोजन को यदि आयातित करने की अनुमति दी जाती है, तो विशेषज्ञों के अनुसार इसका प्रभाव अंततः मानव पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इस प्रकार के चिकन को खाने से अंततः ये मानवों के खाद्य श्रृंखला में शामिल हो सकती है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हमें यह समझना होगा कि इस प्रकार का जो सोयाबीन उत्पाद है, वह मूल रूप से आनुवांशिक संशोधित फसल होता है, जिसके मानव पर प्रभाव के दृष्टिकोण से अभी पूर्णकालिक रूप से अध्ययन नहीं किए गए हैं। इसी के संदर्भ में हमें यह भी समझना होगा कि जब हम बात करते हैं आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की, तो इसे अंग्रेजी में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या जीएम क्रॉप कहा जाता है। इसे हम ट्रांसजेनिक फसल के रूप में भी जानते हैं। यह एक ऐसे पौधे होते हैं जिसमें आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किए जाने के माध्यम से इच्छित आनुवांशिक परिवर्तन किए जाते हैं और इस तरीके से जो परागण के माध्यम से पौधों में वृद्धि होती है, इसकी तुलना में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके उसमें आनुवांशिक जीन को परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके माध्यम से इसमें ऐसे जीन डाले जाते हैं जिससे वह पौधे कीटाणुनाशक आदि हो सकते हैं। हालांकि इनका मानव स्वास्थ्य पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर अभी पूर्णकालिक रूप से अध्ययन नहीं देखे गए हैं। भारत में इस प्रकार की जीएम फसलों
फसलों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया के संदर्भ में आपको ध्यान रखना होगा कि इसको स्वीकृति दिए जाने के संदर्भ में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो भारत में जीएम फसलों के व्यावसायिक रिलीज को अनुमति देती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत यदि कोई अस्वीकृत जीएम संस्करण का उपयोग करता है तो उसे 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत में आयातित फसलों को विनियमित किए जाने के संदर्भ में मुख्य रूप से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण महत्वपूर्ण रूप से अधिकृत निकाय के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा भारत ने जीएम सोयाबीन और कैनोला तेल के आयात की अनुमति दी है। हालांकि इससे पहले जीएम सोयाबीन के बीज के आयात को भारत में मंजूरी नहीं दी गई थी, किंतु इसके संदर्भ में वैज्ञानिकों के द्वारा जो प्रश्न खड़े किए गए हैं उसको भी संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से इस प्रकार के चिकन के भोजन से क्या इसका मानव पर प्रभाव पड़ सकता है, इसे भी समझने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, अफगानिस्तान में तालिबान की वर्तमान प्रगति की पृष्ठभूमि में भारत के समक्ष विकल्पों का मूल्यांकन करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, समुद्री सुरक्षा पर बहस में भारत के नेतृत्व ने भारत को सामुद्रिक सुरक्षा में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप अफगानिस्तान में तालिबान की वर्तमान प्रगति का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप अफगानिस्तान में तालिबान की तीव्र प्रगति के प्रमुख कारकों की व्याख्या करेंगे। फिर आप तालिबान के शासन में आने पर संभावित प्रभावों को भी स्पष्ट करेंगे और इसके संदर्भ में भारत के समक्ष विकल्पों की चर्चा करेंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप सामुद्रिक सुरक्षा का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप सामुद्रिक सुरक्षा पर हालिया यूएनएससी बहस की व्याख्या करेंगे। फिर आप इसमें भारत की भूमिका को स्पष्ट करेंगे और समुद्री सुरक्षा के कुछ हालिया उदाहरण और आयाम भी बताएंगे। फिर आप इसके संदर्भ में कुछ उपयुक्त सुझावों को प्रस्तुत करेंगे और अंत में एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।